हेलो दोस्तों। नमस्कार। वेलकम टू द लर्निंग आईएएस। कल हमने देखा था कि सिलेबस यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस का सिलेबस क्या है और कैसे क्या रणनीति रहती है, कितने नंबर का पेपर रहता है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें देखी थी। आज हम प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे और हमने जैसे कि कल बताया था लास्ट में कि हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो 2025 के लिए हम बैच ये है यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, और पॉलिटी हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉलिटी हिंदी है राज्य व्यवस्था, ये दोनों के लिए रहेगा, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस। यूपीएससी का लेवल हाई है, जब यूपीएससी कवर कर लेंगे तो यूपीपीसीएस अपने आप कवर रहेगा और दोनों की ही प्रश्नों को समाहित करते चलेंगे, प्री एंड मेंस दोनों के ऐसे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं हम लोग कि यूपीएससी का क्या सिलेबस है पॉलिटी का और यूपीपीसीएस का क्या सिलेबस है। प्री एंड मेंस दोनों का सिलेबस देखेंगे, फिर आगे देखेंगे कि सिलेबस को हमने कैसे बांट के आराम से पढ़ना है। हम यही कुछ 24 चैप्टर में से पूरे यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के सिलेबस को बांटे हैं। 24 चैप्टर में देख लेते हैं सिलेबस। तो यूपीएससी का सिलेबस है ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। जो फर्स्ट पेपर में है पॉलिटी है, इसी के नंबर जुड़ते, इसी के अनुसार मेरिट बनती है फर्स्ट पेपर के अनुसार। तो पॉलिटी हमारा ये है, भारतीय राजतंत्र और शासन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो यहीं से ये प्री में तो इतना है, मतलब ये एक दो लाइन जो लिखी हुई है कि संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू एट्सेट्रा। बस इसके अलावा पीटी में कोई सिलेबस नहीं दिया है पॉलिटी का। फिर हम मुख्य परीक्षा में जो पेपर 3 है, सामान्य अध्ययन का पेपर 2 है, वहाँ पे पॉलिटी दिया हुआ है। तो वहाँ देखते हैं। तो ये सामान्य अध्ययन के सेकेंड पेपर, जीएस सेकेंड पेपर में पॉलिटी है। तो जीएस सेकेंड पेपर में 1 से लेके पॉइंट 1 से लेके और 9 तक, 9 तक, यहाँ तक पॉलिटी है, यहाँ तक पॉलिटी है यूपीएससी। इसी प्रकार यूपीपीसीएस में भी है, सेम है। तो 1 है पॉलिटी में भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, ये सब, संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य तथा उत्तरदायित्व वगैरह वगैरह, विभिन्न घटकों के बीच शक्ति का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों की तुलना, संसद, राज्य विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, है ना, और सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय। इतना ये 9 पॉइंट हैं सिलेबस में यूपीएससी के, किसके, जीएस सेकेंड पेपर के तहत। अब यूपीपीसीएस का देख लेते हैं सिलेबस। यूपीपीसीएस का जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो फर्स्ट पेपर में उसके दिया है। देखिए, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक मुद्दे आदि, ये इसी में ये सब, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये सिलेबस है। मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे PDF में डाल दूंगा ये सिलेबस, UPSC और UPPCS दोनों का, आप वहाँ से देख लेना। अब UPPCS की मुख्य परीक्षा में पॉलिटी का कहाँ पर सिलेबस है, तो पहला तो हो गया उनका पेपर सामान्य हिंदी का, फिर निबंध का हो गया, फिर ये GS के 6 पेपर हैं यहाँ पे। तो GS का जो फर्स्ट पेपर है उसमें तो इतिहास वगैरह है, सेकेंड पेपर जो GS का है वहीं पे पॉलिटी है। देखिए कहाँ तक पॉलिटी 1 से लेके 10 नंबर तक, वहाँ UPSC में 9 नंबर तक था, यहाँ 10 नंबर तक है ना। ये कि भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विशेषताएं, संशोधन, वही सब है टोटल। कुछ इसमें लिख दिए अलग अलग शब्द, लेकिन है सब वही। संघ राज्य को कर्तव्य, उत्तरदायित्व वगैरह, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, वित्त आयोग की भूमिका, शक्तियों का पृथक्करण वगैरह वगैरह, विवाद निवारण तंत्र एवं संस्थाएं, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, मतलब भारत के संविधान की अन्य देशों के संविधान के साथ तुलना पढ़ेंगे। जैसे भारत का संविधान USA का संविधान में क्या समानताएं क्या असमानताएं हैं, यही सब। ऐसे फ्रांस के संविधान का पढ़ेंगे। UPSC ने भारत के संविधान और फ्रांस के संविधान में अंतर पूछा है कि UPSC ने पूछा था कि भारत की धर्मनिरपेक्षता से फ्रांस क्या सीख सकता है, क्योंकि उस समय वहाँ पे बुर्का उर्का आदि का मुद्दा चला हुआ था। तो फिर कार्यपालिका न्यायपालिका की संरचना, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की विशेषताएं, देखो सेम टू सेम वैसे ही लिखा है। विभिन्न संवैधानिक नियोग शक्तियाँ, उनको उत्तर सेम वही। तो ये 10 पॉइंट हैं। UPSC में 9 पॉइंट थे, इसमें 10 पॉइंट है। बस किसी एक पॉइंट को तोड़ दिया होगा 2 भागों में, और कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं कि इन UPSC और UPPCS का मैंने सिलेबस को अध्ययन करके 24 चैप्टर में बांटा है, उसे देखते हैं। 24 चैप्टर में मैंने बांटा है UPSC और UPPCS के सिलेबस को, 24 चैप्टर्स में बांटा है। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है उसमें बेसिक पढ़ेंगे, कुछ आधारभूत संकल्पनाएं एवं महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, है ना। राज्य की परिभाषा पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था क्या होती है ना। और राजनीति शास्त्र या विज्ञान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है, ये सब चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब कैसे संविधान हमारा डेवलप हुआ है, इसे हम देखेंगे। अंग्रेज़ों के शासनकाल से कैसे कैसे धीरे धीरे नियम कानून बनते गए, फिर आखिरी में अंग्रेज़ों ने 1935 का एक्ट बनाया। उसके बाद फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो देन संविधान हमारा बना संविधान सभा के द्वारा। तो देखेंगे कि ये कैसे कैसे डेवलप हुआ है। बहुत पीछे से 1973 से उठाएंगे, 1873 से 1773 से वहाँ से देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे संविधान सभा में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद देखेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। भारत का संविधान विशाल संविधान है, मौलिक अधिकार विस्तृत रूप में दिए गए हैं, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद देखेंगे प्रस्तावना संविधान की। सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना ही दी गई है। हर किताब की एक प्रस्तावना होती, भूमिका होती, उसी प्रकार संविधान की भी भूमिका या प्रस्तावना, उसे उद्देशिका लिखा गया हिंदी में, उद्देशिका, और इंग्लिश में लिखा गया प्रियम्बल।
तो जैसे हर किताब की होती है वैसे संविधान रूपी किताब की भी प्रस्तावना है। उसके बाद हम देखेंगे मौलिक अधिकार, फिर उसके बाद देखें नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP देखेंगे। फिर 8वें चैप्टर में मौलिक कर्तव्य देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट। फिर 10वें चैप्टर में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब कि इंडिया है जो संघ, भारत देश हमारा, और उसके जो प्रांत हैं उन्हें, तो राज्य क्षेत्र मतलब जो पूरा भारत, उसके बारे में। फिर नागरिकता दी हुई है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता। यहीं पे CAA का मुद्दा आएगा, NRC का मुद्दा आएगा, ये सब जो चल रहे हैं अभी ये सब देखेंगे, करंट इशू हैं, इन पे UPSC या UPPCS ये कोई भी प्रश्न मेंस में बना सकता है। फिर 12वें चैप्टर में देखेंगे संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद राज्य की कार्यपालिका देखेंगे, इसमें राज्य की मंत्रिपरिषद है ना, CM, ये सब देखेंगे इनमें, CM चीफ मिनिस्टर। फिर 14वें चैप्टर में देखेंगे संघ का विधानमंडल, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा, इन सबको पढ़ेंगे इसमें। फिर 15वें चैप्टर में राज्य का विधानमंडल मतलब विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब पढ़ेंगे। फिर देखेंगे संघ राज्य, अब देखो संघ तो पढ़ ही लिया, संघ की कार्यपालिका, संघ का विधायिका वगैरह वगैरह, और फिर राज्य का विधानमंडल और राज्य की कार्यपालिका, इन दोनों को पढ़ लिया। अब संघ मतलब देश, इंडिया भारत है ना, राज्य मतलब उसके प्रांत, UP बिहार वगैरह वगैरह, इन सब के बीच संबंधों को देखेंगे। 3 प्रकार के संबंध संविधान में दिए गए हैं, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध। प्रशासनिक संबंध मतलब दोनों का प्रशासन का क्षेत्र कहाँ होगा। UP का अगर जो प्रशासन है, योगी आदित्यनाथ हैं जैसे इस समय CM, तो उनके अधिकारी कहाँ पे प्रशासन करेंगे, है ना। इसी प्रकार मोदी जी इस समय PM हैं, तो उनके अधिकारीगण, केंद्रीय अधिकारीगण कहाँ पे प्रशासन करेंगे, कैसे प्रशासन करेंगे, कितना उनके अधिकार होंगे। इसी प्रकार योगी जी कौन कौन से विषयों पे कानून बना सकते हैं UP के लिए, और मोदी जी UP के लिए कौन कौन से विषयों पर कानून बना सकते हैं। इसी प्रकार वित्तीय संबंध की किन मामलों पे योगी जी टैक्स वसूल सकते हैं, किन मामलों पे मोदी जी टैक्स वसूल सकते हैं, यही है इसमें, ये सब चीज़ें देखेंगे। जो 17वां चैप्टर है स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे। ये इसे स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें पंचायत, नगरपालिकाएं, ये सब पढ़ेंगे। पंचायत मतलब गांव और नगरपालिका मतलब शहर, इन सब के बारे में अध्ययन, ठीक है। जो 18वां चैप्टर है उसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे हैं भारत में, है ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, उनके क्या अधिकार हैं वगैरह वगैरह। पहाड़ी एरिया में ज़्यादा हैं जनजातियाँ, उन्हें कुछ स्पेशल राइट दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। 19वां चैप्टर भारतीय न्यायिक व्यवस्था। भारतीय न्यायिक व्यवस्था एकीकृत है, है ना। एकीकृत का मतलब कि पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इन्हीं को लोअर कोर्ट बोलते हैं,
लोअर कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हाई कोर्ट के निर्णयों को मानना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि ये एकीकृत है हायरार्की प्रकार की, ये अलग अलग नहीं है कि ये जैसे सुप्रीम कोर्ट केंद्र की हो गई, मतलब इन भारत की, और हाई कोर्ट हो गए राज्यों का, अलग अलग राज्यों का अलग अलग हाई कोर्ट होता है। तो ये अलग अलग नहीं है, ये है सब एक ही सिस्टम के तहत है। अमेरिका में अलग अलग है, जैसे अमेरिका के राज्य की हाई कोर्ट है जो वो अलग है, और अमेरिका यूएसए देश का सुप्रीम कोर्ट वो अलग है। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट उसके हाई कोर्ट के निर्णयों को नहीं सुन सकता है। ये अपना हाई कोर्ट स्वतंत्र है पूरी तरीके से, इसके निर्णय अंतिम होते हैं उस राज्य के लिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं एकीकृत है। जो चैप्टर 20 है उसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पढ़ेंगे, और निर्वाचन है ना, इसी में निर्वाचन आयोग जो इस समय चुनाव होने वाले हैं वो इसी सब में पढ़ेंगे। कैसे पार्टियों का गठन होता है ना, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, इन सब पार्टियों का कैसे गठन होता है, कैसे इन्हें राष्ट्रीय और कैसे क्षेत्रीय पार्टियों का दर्जा मिलता है, ये सब पढ़ेंगे है ना। दल बदल यहीं पढ़ेंगे कि अगर कोई ने दल बदल कर लिया है, कोई विधायक या सांसद ने दल बदल कर लिया है तो उसकी सदस्यता कैसे समाप्त हो जाएगी, ये सब पढ़ेंगे चैप्टर 20 में। चैप्टर 21 में संविधान संशोधन देखेंगे कि जो हमारा संविधान बना हुआ है उसमें कैसे संशोधन किया जाए, तो ये देखेंगे। चैप्टर 22 इसमें देखेंगे भारत का जो संविधान है वो अन्य देशों के संविधान से उसकी तुलना कराएंगे। जैसे अभी पहले मैंने बताया है जैसे कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों में तुलना देखेंगे। ऐसे फ्रांस के वगैरह वगैरह, स्विट्ज़रलैंड का, ऐसे इन सब देशों से आपस में तुलना करके यहाँ से प्रश्न पूछती है। यूपीएससी का ज़्यादा फेवरेट है ये। चैप्टर 23 में हम देखेंगे कि विभिन्न आयोग एवं संस्थाएं, जैसे यूपीएससी है ना, जो हम तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस आयोग, उसको देखेंगे। यही सब देखेंगे। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत यूपीपीसीएस आ जाएगा है ना। संस्थाओं नीति आयोग, ये सब देखेंगे। आयोग में जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट आयोग है ना। और फिर 24 में विविध देख लेंगे कि क्या क्या और छूट रहा है, क्या क्या और पढ़ाना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें वो पढ़ा लेंगे सब एक। अगर देखो इसमें कोई चैप्टर कम ज़्यादा करना पड़ा वो भी कर लेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे है ना। कुछ ऐसा रिजिड नहीं, बढ़ाना होगा बढ़ा लेंगे चैप्टर, देखेंगे जैसा सिलेबस कंप्लीट होगा उसी अनुसार। तो अब हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी ये 24 चैप्टर हो गए हैं, 24 चैप्टर हो गए। अब हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब तो बेसिक चीज़ें में देखो भाई, पहला चैप्टर है हमारा बेसिक पे। अगर ये समझ गए तो क्या लाइफ जिंगल आला, अगर ना समझे तो पॉलिटी में फिर वो बात नहीं आ पाती, बस रटना रह जाता है। तो लाइफ को झिंगा लाला बनाना है ना। तो हम अब पॉलिटी में ये बेसिक वाले चैप्टर में
सबसे पहले उठाते हैं कि देखें पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है। पढ़ तो पूरा हम डाले लेकिन मतलब ही ना समझ में आया तो क्या है। और जो राजनीति विज्ञान भी कुछ लोग कह देते हैं कि राजनीति विज्ञान पढ़ रहा हूँ, तो उसका क्या मतलब है, क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं, ये सब हम देखेंगे ना। दोनों अलग अलग हैं, लोग कई लोग तो इन दोनों को पॉलिटी और ये राज व्यवस्था राजनीति विज्ञान एक ही समझते हैं, जो कि गलत है। दोनों अलग अलग हैं। अब वो अभी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों की ज़्यादा समस्या रहती है, क्योंकि वो राज राज देखो एक दोनों मिल रहा है तो सोचते हैं राज राज सब ठीक है, जबकि राज राज सब ठीक नहीं होता है। जब इंग्लिश में देखो पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस, ये दो हैं ये एक है ना। इसमें दो शब्द हैं और इसमें एक ही शब्द है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो राज व्यवस्था हम देखते हैं पहले। देखो राज व्यवस्था जो है उसे शब्दों को तोड़ के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। हिंदी में तोड़ते हैं, कई बार हिंदी में तोड़ने में ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है, कई बार इंग्लिश को तोड़ने में, तो हम इसे हिंदी में तोड़ लेते हैं। तो जैसे राज, इसे दो शब्दों में तोड़ो, राज, इतना हो गया राज और इतना हो गया व्यवस्था, अलग करो। तो राज किसी पर तुम राज करते हो ना, कि हमारे ऊपर राज करता है ना, हमारे ऊपर राज करता है। ऐसे बोलते हैं कई बार कि राज नहीं करने देंगे अपने ऊपर। तो राज का क्या मतलब, वो आपके पास रूल कर रहा है, आपको चला रहा है, आपके संबंध में नीतियां बना रहा है, आपको जैसा चाहेगा वैसा चलना होगा, है ना। तो ये हो गया राज, शासन करना आपके ऊपर, है ना, राज करना। तो राज का मतलब हो गया रूल या शासन से गवर्न कर रहा है आपको, ठीक है। व्यवस्था, तो व्यवस्था ही होती है कि राज करने की व्यवस्था, है ना। तो राज करने या शासन करने की व्यवस्था को राज व्यवस्था हम कहते हैं। ये हो गया राज व्यवस्था की डेफिनेशन। व्यवहार में कैसे राज किया जा रहा है, उस किसी पे कोई भी आदमी अपनी जनता पे, जैसे मान लो राजा है, पीएम मोदी जी हैं ये, और इनके नीचे ये सब हम जनता हैं, सवा अरब पड़ी हुई है जनता, इस पे कैसे ये राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, इस पूरी व्यवस्था को हम राज व्यवस्था कहते हैं। राज व्यवस्था देखो किसी भी प्रकार की हो सकती है, राजतंत्रात्मक भी हो सकती है, तंत्रात्मक, और लोकतंत्रात्मक भी हो सकती है। अब मोदी जी लोकतंत्रात्मक राज व्यवस्था हम देख रहे हैं, है ना। और राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जैसे अकबर, अशोक, ये लोग थे, ये लोग राजतंत्रात्मक व्यवस्था में थे कि राजा की तरह ऊपर बैठे हैं, यहाँ ये राजा की तरह, नीचे जनता प्रजा की तरह, कभी भी इन्हें चुनाव के द्वारा हराया नहीं जा सकता है, लोकतंत्र में हराया जा सकता है। तो राज व्यवस्था किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो अब देखते हैं इसमें क्या डेफिनेशन। कहना है कि प्रत्येक देश में शासन करने की एक व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ मतलब भारत में शासन करने की व्यवस्था को संविधान में वर्णित किया गया, अर्थात भारत में संविधान के मुताबिक ही शासन किया जाएगा। प्रत्येक जो भी कोई देश होगा वहाँ शासन तो कोई ना कोई कर ही रहा होगा, चाहे कोई कर रहा हो। प्राचीन काल में भी ऐसा ही था, अब आधुनिक काल में भी लोग कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं शासन। जो सऊदी अरब है, जैसे देखो सऊदी अरब, वहाँ पे क्या लोकतंत्र नहीं है, शासन तो वहाँ पे भी है, शासन तो कोई ना कोई कर रहा है। तो वहाँ पे राजतंत्रात्मक प्रकार का शासन है, पूरा वैसा नहीं है लेकिन राजतंत्रात्मक प्रकार का शासन है, वहाँ चुनाव उनाव नहीं होते हैं। तो इसी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भारत में है, जो शासन करने की व्यवस्था को संविधान में वर्णित कर दिया गया है, यहाँ बता दिया गया संविधान में कि भैया लोकतंत्र होगा, चुनाव होंगे हर 5 साल, हर 5 वर्ष में जनता चुनेगी अपने मुखिया को, प्रांत में चुनेगी सीएम को और देश के लिए चुनेगी पीएम को, ठीक है ना, केंद्र के लिए पीएम को चुनेगी। तो वही बता रहे हैं कि भारत में संविधान के मुताबिक ही शासन चलेगा, लिख दिया गया है। जब 1950 में संविधान तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब लिख दिया गया कि भाई उस किताब में कि ऐसे होगा सब कुछ, तो उसी के अनुसार चलेगा।
तो कह रहे हैं कि इस प्रकार राज व्यवस्था सरकारी कामकाज की व्यवस्था को ही बताती। अच्छा देखो, राज कौन करेगा, शासन कौन करेगा? शासन जोन करता है, राज जोन करता है, उसे अब अमूमन हम सरकार बोल देते हैं इस समय, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट वो कोई भी हो सकती, चाहे लोकतंत्रात्मक प्रकार की हो, चाहे राजतंत्रात्मक प्रकार की हो। तो यही कह रहे हैं कि जो राज व्यवस्था है सरकारी कामकाज की व्यवस्था है, कैसे सरकार काम करती है उसके बारे में राज व्यवस्था बताती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो उसमें क्या क्या बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि राज व्यवस्था में ये हमें पता चलेगा कि सरकार का गठन कैसे होता है, कि मतलब सरकार क्या है, सरकारें कैसे बनती हैं, यही सब चीज़ें। और सरकार के अंग कौन कौन से हैं, है ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सब सरकार के अंग हैं, है ना। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधायिका मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और कार्यपालिका का मतलब कि नरेंद्र मोदी जी, है ना, योगी जी, मतलब पीएम सीएम, ये सब है। तो सरकार के फिर कार्य क्या होंगे, मोदी जी के या और सीएम योगी जी के, या उधर बिहार में नीतीश जी के, इन लोगों के कार्य क्या होंगे, तो सरकार के कौन कौन से कार्य हैं, ये सब हम राज व्यवस्था में पढ़ते हैं, क्योंकि सरकार के कामकाज की व्यवस्था ही राज व्यवस्था है। तो हम ये सब चीज़ें सरकार के बारे में जानना ही राज व्यवस्था है, अपने देश की सरकार के बारे में जानना राज व्यवस्था है, बस इतना ही। अच्छा एक चीज़ यहीं देख लेते हैं कि सरकार के कौन कौन से कार्य हैं ये जानना राज व्यवस्था का विषय है, लेकिन सरकार कैसे काम करती है ये जानना गवर्नेंस का विषय है, गवर्नेंस, है ना, ये गवर्नेंस का विषय है। तो तभी मोदी जी ने नारा भी दिया था कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब मिनिमम गवर्नमेंट रहे, लोग कम रहे सरकार के, है ना, और लेकिन उनका काम ज़्यादा हो। सरकार काम कैसे करती, ये गवर्नेंस का हिस्सा, तो मतलब मिनिमम लोग, सरकारी लोग कम रहें लेकिन वो काम ज़्यादा करें, है ना, ये है इस नारे का मीनिंग सही से। अब देखो ये तो हमने राज व्यवस्था के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं कि राजनीति विज्ञान, जैसे हमने शुरू में बताया था ये हेडिंग के तहत कि राज व्यवस्था में राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है। तो राज व्यवस्था के बारे में तो जान गए कि सरकार के काम करने की जो व्यवस्था होती है वही राज व्यवस्था है। अब राजनीति विज्ञान देख लेते हैं। तो राजनीति विज्ञान कहें कि एक विषय है ना, सब्जेक्ट है। जैसे सब्जेक्ट अन्य होते हैं कि भूगोल हो गया एक सब्जेक्ट है ना, और फिजिक्स हो गया एक सब्जेक्ट है। फिजिक्स से जो भी सिद्धांत होंगे वो फिजिक्स की किताबों में लिखे होंगे। ऐसे पॉलिटिकल विज्ञान एक सब्जेक्ट है जो पॉलिटी से संबंधित, जो मतलब राजनीति से संबंधित चीज़ें हैं वो उसकी किताबों में लिखे होंगे, सैद्धांतिक रूप में लिखे होंगे। तो कह रहे हैं राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें राज करने के लिए बनाई जाने वाली नीतियों, रूल, है ना, राज या शासन करने के लिए बनाई अध्ययन किया जाता है। कोई किताबों में तो लिखा होता है, विद्वान लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे राजनीति भी देख लेते हैं, राजनीति क्या है। तो ये तो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट समझ में आ गया कि जो रूल करने के लिए जो नीतियाँ बनती हैं वो जहाँ लिखी जाती हैं, जहाँ पे सैद्धांतिक रूप से जिनका जहाँ पे अध्ययन किया जाता है वो हो गया पॉलिटिकल साइंस, है ना, साइंस की बात हो गई। लेकिन राज व्यवस्था जो पॉलिटी होती है वो इन जो नीतियाँ हैं जो सैद्धांतिक रूप से लिखी हुई हैं इनका व्यवहारिक धरातल पर प्रयोग कैसे हो रहा है। किसी देश या किसी क्षेत्र पर जब इन नीतियों को लागू करते हैं तो
वो जब मुद्दे उभर के आते हैं तो वो होते हैं राज व्यवस्था के, मतलब पॉलिटी के अध्ययन का विषय बन जाते हैं। ठीक है, तो राजनीति, राजनीति का क्या मतलब हुआ? राज करने के लिए निर्मित की जाने वाली नीति, है ना। राजनीति, राजनीति दो शब्द हैं, राज प्लस नीति। किसी पर अगर आप रूल या शासन करना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो नीति बनाएंगे वही है राजनीति। तो अब कई लोगों का आपने सुना होगा कि ऐसे बोलते हैं कि हमसे पॉलिटिक्स बतियाता है, पॉलिटिक्स बतियाता है, मतलब कि राजनीति हमसे बतियाता है, मतलब कि हमारे ऊपर शासन करने की, बतियाता मतलब कि वो हमारे ऊपर शासन करना चाहता है ना। तो ये नकारात्मक संदर्भ में लोग बोलते हैं, ज़्यादातर बिहार के लोग बोलते हैं कि या पूर्वी उत्तर प्रदेश की, कि हमसे पॉलिटिक्स बतियाता है, मतलब कि हमारे ऊपर राज करने के लिए, हमें रूल करने के चक्कर में रहता है। तो ये हो गया राजनीति, राज करने के लिए निर्मित की जाने वाली नीति राजनीति होती है। और राजनीतिज्ञ क्या होता है? तो जैसे राजनीतिज्ञ, ज्ञा और राजनीति को अलग करो तो राजनीति, राजनीति हो गया, ठीक है ना। ज्ञा माने ज्ञानी। तो जो राजनीति की विशेषज्ञता या राजनीति का ज्ञान रखने वाला जो है वही राजनीतिज्ञ, इसी को राजनेता भी बोलते हैं। कहते नहीं कि ज़्यादा नेता ना बनो, तो नेता बनने का मतलब यही हुआ कि जो राजनीति के बारे में जानता हो। ज़्यादा नेता ना बनो, वो नकारात्मक संदर्भ में बोला जाता है कि ये हमारे ऊपर रूल करना चाहता है। कोई एक दूसरे पर रूल तो करवाना नहीं चाहता है, मतलब कि हम उसके नीचे रहें, है ना। तो कह रहे राजनीति एक विषय के रूप में है, जबकि राज्य व्यवस्था राजनीति विज्ञान का व्यवहारिक रूप है। ये विषय के रूप में राजनीति विज्ञान और राज्य व्यवस्था एक व्यवहारिक रूप में है। जब राजनीति विज्ञान के विषयों को व्यवहार के धरातल पर उतारते हैं तब जब किसी तो वो फिर राज्य व्यवस्था का सब टॉपिक हो जाएंगे। राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों को जब व्यवहार में किसी देश में लागू किया जाता है, देश या क्षेत्र कोई भी, है ना, लागू किया जाता है तो राज्य व्यवस्था के अध्ययन का विषय बन जाते हैं। ठीक है ना, वही सिद्धांत राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे फिर। अब एक ये चार्ट देख लेते हैं, है ना, कि जैसे कोई विषय है, मान लो जैसे राजनीति विज्ञान सैद्धांतिक रूप वही, और जब उसे व्यवहारिक रूप में लाएंगे उन विषयों को, तब क्या कहते हैं, नाम अलग हो जाएगा। तो राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में है, जब इसे व्यवहार में लाएंगे तो उसे राज्य व्यवस्था कहेंगे। ठीक, अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में है ना, सैद्धांतिक बातें इसमें लिखी हुई हैं, और जब इसे व्यवहार में उतारते हैं तो यही अर्थव्यवस्था बन जाता है, इकोनॉमी बन जाता है। पारिस्थितिकी एक विषय के रूप में है, पारिस्थितिकी विज्ञान चाहे कह दो, है ना, इकोलॉजी। जब इसे व्यवहार में देखते हैं नेचर में तो ये पारितंत्र इसे कहते हैं। ये चार्ट इससे थोड़ा और क्लियर होगा ना, तुलना कर पाएंगे। अब अच्छा, ये तो हो गया कि राज्य व्यवस्था, राजनीति विज्ञान और राजनीतिज्ञ या राजनेता, राजनीति, इन सब शब्दों का मतलब हम लोग जान चुके हैं। अब गवर्नेंस और यहीं पे थोड़ा देख लेते हैं, गवर्नेंस का क्या मतलब। गवर्नेंस का जो हिंदी है उसे शासन कहते हैं। ठीक है, तो सरकार काम कैसे करती है गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। कि जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के कैसे काम करते हैं, अपने पीएमओ के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, सचिव के माध्यम से कैसे अपनी नीतियों को लागू करवाते हैं, ये सब चीज़ें गवर्नेंस के विषय के अंतर्गत आती हैं। सरकार काम कैसे करती है, ठीक है ना। तो यहीं पे कई बार गुड गवर्नेंस आप सुने होंगे। गवर्नेंस, हालांकि सेकंड जो पेपर था जहाँ पॉलिटी थी उसके नीचे गवर्नेंस का भी सिलेबस दिया है, तो गवर्नेंस अलग से पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। गुड गवर्नेंस एक शब्द सुने होंगे, ये 2014 के बाद ज़्यादा चला था। तो गुड गवर्नेंस, गुड का मतलब अच्छा, गवर्नेंस मतलब अच्छा शासन, हाँ, सुशासन, हिंदी इसका सुशासन होता है। सु माने अच्छा, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि शादी.com या न्यूज़पेपर में जो
ऐड दिए रहते हैं, इश्तिहार दिए रहते हैं कि सुयोग्य वर चाहिए। सु माने अच्छा और योग्य माने जो योग्यता, अच्छी योग्यता रखने वाला, वर मतलब दूल्हा, बुरी योग्यता रखने वाला दूल्हा नहीं चाहिए। तो वही सु है ना। तो ऐसे सुशासन भी है, ठीक है ना, कि अच्छा शासन हो, बुरा शासन ना हो कि पुलिस पीट पीट के, कहते नहीं हैं कि पुलिस पीट पीट के सब हवालात में इतना मारती है कि लोग मर भी जाते हैं। तो ऐसा शासन नहीं चाहिए ना, किसी को भी ऐसा शासन नहीं चाहिए कि सरकार को उसने चुना वोट दे के और कोई सीएम बना कि अब बुलडोजर से उसका घर गिरा डालो। तो ये ऐसा किसी को शासन नहीं चाहिए, है ना। अब देख लेते हैं कि ये तो हमारा हो गया गवर्नेंस, ये सब शब्दों का मतलब। अब हम देखते हैं कि राज्य का क्या मतलब है। राज्य एक तो आप समझते हैं कि जैसे भारत है अपना देश, उसके प्रांत या उन्हें राज्य बोल देते हैं जो हैं, और केंद्र शासित प्रदेश ये इसमें आ जाएंगे। यूपी है, जैसे बिहार है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, ये सब राज्य हैं, प्रांत हैं। इसमें दिल्ली है, पुदुचेरी है, ये सब आते हैं। तो एक तो हो गया ऐसा प्रांत जो प्रशासनिक मतलब के हैं। जब राज्य के अर्थ को हम प्रशासन के रूप में लेंगे तब तो ये हो गया ये वाले। लेकिन एक राज्य का मतलब होता है सैद्धांतिक, राजनीति विज्ञान का जो राज्य है, फिलॉसफिकल रूप का, उसकी हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है, ठीक है। राज्य का अर्थ किसी प्रांत से ना होकर, प्रांत वही बताया ना, ये प्रांत वाला ना होकर, यहाँ पे ये राजनीति विज्ञान वाला सैद्धांतिक राज्य, प्रांत से ना होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना। समाज मतलब लोगों का समूह, कई लोग। तो मतलब इस देश में लोगों का समूह क्या है, भारतवासी, मतलब पूरे देश के लोग, है ना। तो पूरे भारत के लोगों की जो राजनीतिक संरचना है कि सबसे केंद्र में पीएम मोदी जी बैठेंगे, फिर राज्यों में जैसे सीएम योगी जी बैठेंगे, ये राजनीतिक संरचना से होता है। किसी राज्य का मतलब है किसी समाज की राजनीतिक संरचना से तात्पर्य होता है। राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, मतलब जो देखी नहीं जा सकती है। लिखने पढ़ने के काम है कि हाँ ऐसा राज्य होगा, ये होगा। इसे बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता, अमूर्त है, छुआ नहीं जा सकता है। एक होता है मूर्त सब्जेक्ट, एक होते हैं अमूर्त सब्जेक्ट। तो ये अमूर्त है, इसे छुआ नहीं। मूर्त को छुआ जा सकता है, जैसे हम इस समय पढ़ा रहे हैं माइक को छुआ जा सकता है, तो ये मूर्त है। और जो जिसे छुआ नहीं जा सकता है वो अमूर्त है। अब देखो, ये तो राज्य की परिभाषा हो गई। अब ये क्या है कि राज्य कोई कब कहलाएगा, उसके लिए शर्त हैं। तो कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, तत्व, कि ये जो 4 तत्व नीचे जो दिए गए हैं, जो ये जब ये किसी में होंगे तभी उसे राज्य कहेंगे, स्टेट कहेंगे, है ना। किसी राज्य के होने की शर्त है कि उनमें निम्नलिखित 4 तत्व विद्यमान हो, अर्थात जब ये 4 तत्व होंगे तभी राज्य कहलाएगा, नहीं तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। 4 तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है, एक उससे निश्चित भूभाग होना चाहिए। जैसे भारत है, भारत राज्य है ना। ये देखो हम बना रहे हैं अपना प्यारा इंडिया। तो इसका निश्चित भूभाग ये है ना। यहाँ ये अंडमान निकोबार ऐसे कर लो, लक्षद्वीप, ये इतना इसका निश्चित भूभाग है। तो कह रहे एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, ज्योग्राफिकल कोई एक क्षेत्र हो। पहली शर्त तो ये राज्य बनने के लिए ये है। दूसरी शर्त क्या है कि वहाँ जनसंख्या निवास करती हो। तो देखो हम लोग सवा अरब लोग रहते हैं भाई,
1.25। अब तो और ज़्यादा हो गई होगी जनसंख्या। तो 1.25 अरब लोग हम रहते हैं, तो कहीं जनसंख्या वहाँ निवास करती हो कि उस भूभाग में जनसंख्या निवास करती हो। 2 एलिमेंट तो देखो भारत में हमारा देश भाई कर रहा फुलफिल। तीसरा एलिमेंट वहाँ सरकार हो, हाँ यहाँ सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं, और राज्यों में जैसे यूपी में योगी जी, बिहार में नीतीश जी, ऐसे ऐसे, है ना। तो सरकार मतलब वहाँ पे हो, जो भूभाग है उसमें एक सरकार हो, अराजकता की स्थिति ना हो कि सब एक दूसरे को मार पीट रहे हो, कोई किसी से बोलने वाला पुलिस नहीं है, ये अराजकता की स्थिति ना हो वहाँ पे। और फिर क्या है, संप्रभुता हो, मतलब सरकार संप्रभु हो, सोवरेन हो, सरकार सोवरेन हो। सोवरेन का मतलब है कि भारत जैसे राज्य है, हमने बताया अभी भारत राज्य है, तो भारत की जो सरकार है, मोदी जी हैं जो भारत की जो सरकार है, वो अपनी इस सीमा में, ये लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार, इस सीमा ये जो अपना क्षेत्र है, इसके संदर्भ में वो जो भी निर्णय लें वो स्वतंत्र रूप से लें, किसी बाहरी दबाव मतलब दूसरे देशों के दबाव में आकर निर्णय ना लें, जैसे अमेरिका के दबाव में आकर निर्णय ना लें, है ना। सीए लागू करना है तो अपना लागू करें अपने मन से, ये नहीं कि अमेरिका कह दे कि मत लागू करो तो हटा दें, तो ऐसा नहीं है। तो वो स्वतंत्र निर्णय में अपने स्वतंत्र लेने में स्वतंत्र हो, उसे सरकार कैसी हो, संप्रभु हो। तो ये 4 तत्व जब होंगे तभी किसी क्षेत्र को हम राज्य कहेंगे, नहीं तो राज्य नहीं कहेंगे। अच्छा, एक अब यहीं पे आते हैं कि राज्य से राष्ट्र बनने की यात्रा। अभी हम पूरी तरीके से राष्ट्र नहीं बने, राष्ट्रगान भले गाते हैं, लेकिन अभी ये ऐसा माना जाता है कि पूरी तरीके से भारत राष्ट्र नहीं बना है। राष्ट्र का क्या मतलब है, राज्य तो ये 4 तत्व होंगे तब हो जाएगा। राष्ट्र में ये 4 तत्व तो हों राज्य वाले, एक तत्व और हो कि उन लोगों के बीच जो रह रहे हैं किसी देश में, देश के लोगों के बीच बंधुता हो आपस में। तभी संविधान में बंधुता बहुत जोर दिया गया कि हम राष्ट्र में बनना है ना, तो बंधुता हो। यहाँ भी भाईचारा उतना नहीं है। हिंदू तुरंत मुस्लिम को शक की निगाह से देखता है, मुसलमान हिंदू को शक की निगाह से देखता है। तो ये चीज़ें, लोग जाति में बटे हुए हैं, धर्म के आधार पर तो मान लो बटे हुए हैं, क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं, है ना। मुंबई में मराठा लोग यूपी बिहारी मारते हैं, तो अभी उतना नहीं है हमारे यहाँ बंधुता, लेकिन फिर भी है। तो कह रहे हैं कि जब एक लेवल तक, सर्टेन लेवल तक भाईचारा बंधुता आ जाएगी तो हमारा देश भी राष्ट्र बन जाएगा, है ना। तो कह रहे हैं कि हमारा संविधान राज्य की मूलभूत परिभाषा के मुताबिक ही। अब देखो, ये तो हो गया राज्य राष्ट्र सब बता डाले। अब यहाँ से हम देखते हैं कि संविधान जो निर्माण हुआ है, हमारा संविधान जो बना है, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूरी तरीके से, है ना। तो ये जो हमारा संविधान है, ये राज्य की जो मूलभूत परिभाषा है, मतलब कि पहले क्या हो, भूभाग हो, वहाँ लोग निवास करते हो, वहाँ सरकार हो, ये हो, इसी के अनुसार ऐसे ही इसी टाइप में, इसी स्ट्रक्चर में संविधान का भी निर्माण हुआ है। तो जैसे देखो, राज्य का पहला तत्व क्या है, निश्चित भूभाग होना चाहिए। तो हमारे संविधान के भाग 1 में तुरंत बता दिया गया कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, कि भारत क्या है और उसके कौन कौन से प्रांत, क्या क्या क्षेत्र होंगे, ठीक है ना। फिर राज्य का दूसरा तत्व है जनसंख्या, मतलब लोग निवास करते हों। तो तुरंत हमारे यहाँ संविधान में बता दिया गया भाग 2 में, भाग 1 के बाद देखो भाग 2 आ गया, बता दिया गया कि कौन कौन से लोग, नागरिकता का क्या मतलब है कि कौन कौन से लोग भारत के निवासी हैं, है ना, निवासी, तुरंत बता दिया गया। अब फिर देखो भाग 2 के बाद 3 आता, 3 से लेके 4A तक,
संविधान में फिलॉसफिकल चीज़ें हैं, अधिकारों की भी बातें की गई हैं और कर्तव्यों की भी बातें की गई हैं कि अधिकार के साथ कर्तव्य आते हैं ना। तो भाग 2 के बाद डायरेक्ट जैसे राज्य में निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है और सरकार है, तो आ जाना चाहिए भाग 3 में सरकार, लेकिन उसके पहले भाग 3 से उन्होंने फंडामेंटल राइट दे दिया। क्यों? कि देखो राज्य होते हैं दो प्रकार के, एक होता है कल्याणकारी राज्य, एक होता है पुलिस राज्य। कल्याणकारी राज्य होता है जो लोगों की, जो जनता की भलाई के लिए हो, उन्हें फ्री स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीज़ें देता है, हर चीज़ उनके बारे में ख्याल रखता है। पुलिस राज्य होता है जो जनता के शोषण पर आधारित हो। तो हमारा जो अंग्रेजी शासन है, कॉलोनियल इरा है, अंग्रेज जब हमारे पर राज्य करते थे तो वो पुलिस राज्य थे, वो जनता का शोषण करते थे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने इस शोषण से बचाने के लिए तुरंत भाग 2 के बाद हमने अधिकारों का अपनी बात की कि राज्य किसी का शोषण ना कर पाए, फंडामेंटल राइट है ना। फिर फंडामेंटल राइट दे दिए तो सब तो फंडामेंटल, हर चीज़ तो फंडामेंटल राइट नहीं दी जा सकती। तो फिर फंडामेंटल एफआर के बाद भाग 4 में फंडामेंटल वो डीपीएसपी दे दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो चीज़ें फंडामेंटल राइट में उस समय नहीं दी जा सकती थी वो डीपीएसपी में दे दिए, है ना। क्योंकि संसाधन कम थे तो हर चीज़ को राइट नहीं घोषित किया जा सकता है ना। तो फिर ये डीपीएसपी में क्या है कि राज्य धीरे धीरे जब मजबूत होगा, देश धीरे धीरे मजबूत होगा तो इन चीज़ों को फंडामेंटल राइट में डालता जाएगा। फिर भाग 4A आ गया, मतलब कि राइट के साथ कर्तव्य भी जोड़े गए, ये बाद में जोड़े गए। तो ये शोषण से बचाने के लिए ये राइट की बात कर दी गई। अब देखते हैं कि राज्य का तीसरा क्या तत्व था। तीसरा था सरकार। तो देखो भाग 5 में सरकार आ गई। कौन सी? अब सरकार के स्तर बता रहे हैं यहाँ पे। सरकारी है संविधान के भाग 5 में संघ की सरकार, मतलब देश की, केंद्र की, है ना। भाग 6 में राज्य का, उससे छोटी सरकार। भाग 7 तो मान लो हटा ही दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पुदुचेरी, पहले बड़े बड़े राज्य हैं यहाँ, फिर ये छोटे छोटे हैं, है ना। फिर भाग 9 में और सरकार की छोटी इकाई, है ना, पंचायत एवं नगर पालिकाएँ। भाग 9 में और छोटी इकाई अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, भाग 10 में। अब यहाँ तक देखो सरकार के सभी अंग, मतलब स्तर बता दिए गए हैं। फिर कहा गया कि भाई दोनों लोग लड़ना ना, तो भाग 11 एवं 12 में केंद्र राज्य संबंध बता दिए गए। तो देखो 12 तक तो आपको याद हो गए कि राज्य की परिभाषा से। अब आगे की अब देख लेना धीरे से कि ये भाग 22 तक हैं, तो वो आप याद कर लेना। ये हमने थोड़ा लिंक बनाया है, तो ऐसे लिंक बना है कि राज्य से कैसे संविधान का, राज्य की परिभाषा के अनुसार क्या हमारा संविधान है, तो हाँ है। अब आज के लिए तो इतना ही है। अब इसी चैप्टर में आगे को कल कंटिन्यू करेंगे। ये बेसिक वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल पढ़ेंगे कि संविधान का संक्षिप्त परिचय देंगे, हमारा जो संविधान है भारत का संविधान, और फिर बताएंगे कि सरकार की क्या क्या हमारे यहाँ कैसी सरकार है, कैसे कौन अंग हैं सरकार के, क्या क्या अंग हैं, क्या क्या कार्य, कौन कौन सा अंग कार्य करता है। अंग में जैसे कार्यपालिका है ना, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। विधायिका को लेजिस्लेटिव, और न्यायपालिका को जुडिशियरी, है ना। कार्य, अब देखो विधायिका तो कानून बना देती है ना। कानून को लागू कौन करवाता है? कार्यपालिका। विधायिका मतलब सांसद और विधायक। सांसद हैं केंद्र के स्तर पर और विधायक हैं राज्य के स्तर पर,
राज्य के स्तर पर, राज्य मतलब प्रांत यहाँ पे, राज्य के स्तर पर। तो ये सब लोग कानून बना देते हैं, तो कार्यपालिका इन्हें लागू करवाती। केंद्र वाले कानूनों को केंद्र की कार्यपालिका लागू कराएगी, मतलब मोदी जी, पीएम, प्रधानमंत्री। और राज्य की कार्यपालिका जो राज्य की विधायिका जो कानून बनाएगी, जैसे बिहार में नीतीश जी लागू कराएंगे, सीएम लागू कराएंगे, है ना, जो वहाँ के विधायक लोग कानून बना देंगे। अब इन सब कानूनों का सही से पालन हो रहा कि नहीं हो रहा, ये जुडिशरी देखती है। सबसे पहले मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगर यहाँ से आप संतुष्ट नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, ठीक है ना। कुछ मामले होते हैं कि जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, वो आगे हम पढ़ेंगे जब न्यायपालिका पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और ठीक है, आज के लिए इतना ही।